अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वाई बॉय फेल इन कॉलेज पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि जब लैंग्वेज लिटरेचर के थ्रू पढ़ाई जाए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पिछले पैराग्राफ में आपने देखा कि राइटर ने फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में बात की कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज में एजुकेशन हासिल करते हैं, कॉलेज एजुकेशन एक्सपेंसिव होती है और उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ उसके फर्स्ट 3 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में देखें कि राइटर ने किस तरह से इस पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक किया है। ये नेवरदलेस ये लिंकर है। इस किस्म के वर्ड लिंक करते हैं, आइडियाज को आपस में लिंक करते हैं, तो इनका यूज आप बड़ी अच्छी तरह से देखें। देन ऑफ कोर्स वही सिचुएशन उसको कि क्या है एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। क्या होता है, मैनी बॉयज आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। राइटर अगेन टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करवाया उसने अपना कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनके वालिदैन उनकी कॉलेज एजुकेशन के एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते और चाहते ये हैं कि वो अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस खुद पूरे करें। ये कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, यानी अपने ज़राए इस्तेमाल करें। अब स्टूडेंट्स के पास ज़राए क्या होते हैं? स्टूडेंट्स के पास ज़राए यही होते हैं कि वो जॉब करें या कोई और इनकम का सोर्स जनरेट करें। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज को इसको देखें हैं। और ये कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, इस नॉन फ्रेज को भी देखें किस तरह से इस वर्ब फ्रेज को देखें कि किस तरह से ये वर्ब फ्रेज कंस्ट्रक्ट हुई है। आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। बहरहाल ये एक सिंपल सेंटेंस है और आपको आइडिया है कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अब सिंपल सेंटेंसेस लेंथी हो जाते हैं और उन सेंटेंसेस को लेंथी करने के लिए राइटर्स क्या करते हैं कि उनमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेज डाल देते हैं। लाइक राइटर के लिए ये पॉसिबल था कि वो इस सेंटेंस को यहाँ खत्म कर देता, मैनी बॉयज आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियर उसने फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस ये फ्रेज यूज कर ली। इंटायरली वर्ब एडवर्ब का यूज देखें कि ये एडवर्ब किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस को देखें और देखें राइटर ने किस तरह से उस सेंटेंस को ये नेवरदलेस वाले सेंटेंस के साथ लिंक किया है। एंड इट इज ऑलवेज टू द डिटरमिनेंट ऑफ देयर हेल्थ और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन और बोथ। एक अगेन सिंपल सेंटेंस है। ये डिटरमेंट खतरनाक, नुकसानदेह, डेंजरस। क्या होता है कि ऐसा करने से जब एक कॉलेज के स्टूडेंट को अपने सारे एक्सपेंसेस खुद पूरे करने पड़ते हैं तो इससे नुकसान होता है, ये डेंजरस होता है। क्या डेंजर हो सकते हैं? अ स्टूडेंट में रूइन हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। व्हेन ही इज वर्किंग एक्स्ट्रा तो ही इज ऑलवेज इन अ सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, दूसरा ये कि व्हेन अ स्टूडेंट इज वर्किंग एंड ही इज वर्किंग टू अर्न ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हिज एजुकेशन, तो वो अपनी एजुकेशन को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाता और उसकी एजुकेशन की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती, उसके मार्क्स ग्रेड्स बड़े ख़राब आते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और बोथ या दोनों के साथ ऐसा होता है
कि सेहत भी खराब हो जाती है और उसके अलावा आपकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। राइटर ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेट किया है और उस प्रॉब्लम के इफेक्ट को नेक्स्ट सेंटेंस में उसने कंक्लूड किया। एंड देन थर्ड सेंटेंस में राइटर अपनी ओपिनियन दे रहा है। Any boy can earn a part of his expenses without hurting him। ठीक है। इस क्लॉज को अगर आप देखते हैं, एनी बॉय इसमें सब्जेक्ट है। राइटर क्या कह रहा है एक्चुअली कि थोड़ी बहुत इनकम हर स्टूडेंट कमा सकता है अपने एक्सपेंसेस के लिए विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, यानी उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता। एंड इन माई experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents। अब इस क्लॉज को देखें। इन माई एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस हम इसको बोलेंगे। और राइटर क्या कह रहा है? इन माई एक्सपीरियंस, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। मैनी बॉयज, ये सब्जेक्ट, आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर। ठीक है, आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर। ठीक है, अब ये टू अर्न मोर देन देयर शेयर, इसको आप एक इन्फिनेटिव फ्रेज बोलते हैं, इस तरह से वर्ड्स के ग्रुप को। उसके बाद इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, ये इन ऑर्डर टू सेव, इसको अगर यहाँ से आप इस पे बाउंड्री लगाते हैं, आप इसे एक प्रपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, या आप टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अगेन एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस की स्ट्रक्चर, आई एम हाईलाइटिंग दिस फैक्ट अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, आपको इस बात की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हैं फ्रेजेस में, क्लॉजेस में एंड सेंटेंसेस में, टू मेक देम मीनिंगफुल, कि उनको मीनिंगफुल कैसे बनाना है। ये उस वक्त मुमकिन है जब आप टेक्स्ट को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। बहरहाल ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें और उन सेंटेंसेस को इन सेंटेंसेस के साथ पढ़ें, इन सेंटेंसेस के साथ लिंक करें, अपनी याददाश्त में रखें कि आप पहले 3 सेंटेंसेस में क्या डिस्कस करके आए हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके सामने हैं। But to see boys by the dozens take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in a week, to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle। इस सेंटेंस को देखें, थोड़ा लेंथी सेंटेंस है। क्या करना है आपने लेंथी सेंटेंसेस के साथ? आपने लेंथी सेंटेंसेस को उनकी रिस्पेक्टिव क्लॉजेस में ब्रेक कर लेना है। मेरा ख्याल है ये काम अब आपको करने आ गया होगा। अब ये बट क्यों यूज किया है? अब देखें, इस सेंटेंस को शुरू करने के लिए राइटर ने टू सी बॉयज, एक इन्फिनेटिव फ्रेज शुरू में लगाई, फिर बाय द डजन्स एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दी, टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग, ये सारी की सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। टिल 2 इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, अगेन टिल 2 इन द मॉर्निंग, एक एडवर्ब फ्रेज है, टिल 2 इन द मॉर्निंग। तो आप देखें किस तरह से राइटर ने इन फ्रेजेस को अरेंज किया है। 6 days in a week to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle। अब अगर इस पूरे सेंटेंस में आप कोई डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं तो वो हार्ट रेंडिंग हो सकता है। हार्ट रेंडिंग क्या होता है? जिससे दिल पर असर होता है, दिल को चीरने वाला। स्पेक्टिकल, नज़ारा,
ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? तब्दीली। तो राइटर ने ये कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं कि डजन्स ऑफ बॉयज दे हैव टू वर्क अ लॉट हार्ड in order to earn their expenses, their educational expenses. बहुत काम करना पड़ता है अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ठीक है। और कुछ इस हद तक जाते हैं कि अपना ब्लड तक बेचते हैं अपनी किताबें और बुक्स खरीदने के लिए, और ये बड़ी सैड थिंग है। एक्चुअली राइटर अपना पॉइंट बना रहा है कि पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए in the expenses of education of their sons. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. अब इस सेंटेंस को देखें, सिंपल सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट है मैनी बॉयज ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी। देखें कितना लेंथी सब्जेक्ट है, और इसको अगर आप पूरे को देखें, आप इसे एक नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। इस नाउन फ्रेज में ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, यानी बहुत से लड़के जो बहुत अच्छे करेक्टर वाले हैं वो इसी किस्म का काम कर रहे हैं, यानी वो दे वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे वर्क थ्रू आउट द वीक, एंड देन some of them sell their blood in order to get food for themselves, in order to get books for themselves, और this is something very much sad। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये राइटर की अपनी ओपिनियन है, अपना एक ऑब्जर्वेशन है। तो इन सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को आप देखते हैं, पीछे अपने 3 सेंटेंसेस देखे, 2 सेंटेंसेस ये हैं। तो इन सेंटेंसेस को आपस में राइटर ने कैसे लिंक किया, इस बात पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं हम इस पैराग्राफ में, ताकि हम इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकें। And inevitably it is an important reason for apparent failure। अब इस सेंटेंस को देखें, वेरी स्मॉल सेंटेंस, लेकिन एंड इसका आपने फंक्शन नोट करना है। और ये inevitably एडवर्ब क्यों यूज हुआ है? बाय द वे, व्हाट डज inevitably मीन्स? इज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर apparent फेलियर। apparent क्या होता है? जो नजर आ रहा, यानी ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है फेलियर की। क्या? फाइनेंशियल प्रेशर, कि स्टूडेंट्स को काम करना पड़ता है बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन। उन्हें काम करना पड़ता है, जब काम करना पड़ता है एजुकेशन पे तवज्जो नहीं रहती, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन with scholarship funds to alleviate this situation। अब यहाँ तक किस सेंटेंस का देखें, most colleges do, ठीक है। most colleges सब्जेक्ट है do, all they can with scholarship funds to alleviate this situation। अब यहाँ all they, तो ये क्या है, किस किस्म की फ्रेज है? बताएं ज़रा कमेंट्स में कि ये all they can do with they can with scholarship funds। अब ये to alleviate this situation, of course ये एक prepositional phrase आप बोले, सॉरी इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे, वेरी सॉरी, इन्फिनेटिव। alleviate, to reduce, to diminish, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना। अब नेक्स्ट क्लास को देखिए, बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through। अब इस सेंटेंस के इस पार्ट को देखें, बट इवन व्हेन, ठीक है ना, बट ये वैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवन व्हेन, अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन,
यानी जब सब कुछ कर लिया जाता है, एवरी डीन, अब यहाँ पे ये क्लॉज है, हाँ, एवरी डीन ये सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है, एवरी डीन कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज। अब ये हु नोज हिज स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये इस किस्म की क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। देन हु हैव बीन obliged टू ड्रॉप आउट, अगेन एक एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए राइटर ने किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस को मिक्स किया है। एंड देन टू ड्रॉप आउट, टू ड्रॉप आउट, टू लीव देयर एजुकेशन, फॉर द लैक ऑफ अ लिटल मनी, प्रपोजिशनल फ्रेज किस तरह से ये बनी है इसको देखें जरा। टू सी देम थ्रू, इन्फिनेटिव फ्रेज, सी थ्रू क्या होता है, कामयाब होना, टू सक्सीड है, और ये ड्रॉप आउट अभी मैं बता के हटा हूँ, खारिज कर देना, निकाल देना। ऑब्लाइड क्या होता है, यहाँ पे ऑब्लाइड फोर्स्ड, कंपेल्ड, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़े से पैसे ना होने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है, वो कॉलेज में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर उनके पास थोड़े से पैसे होते तो वो अपने कॉलेज की एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते थे, अपने कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते थे। बहरहाल ये आपने एक देखा पूरा पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं तो 7 आई थिंक देयर आर 7 सेंटेंसेस। तो ये इस किस्म के राइटर, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है, थोड़े लेंथी सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन 5 सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करें कि 5 सेंटेंसेस आपने कैसे लिखने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखें, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इन सबको मिलाएं। यहाँ इन 2 सेंटेंसेस में अगर आप देखते हैं तो आपको पहला सेंटेंस सिंपल नज़र आता है एंड सेकंड सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स, और इस कम्प्लेक्स सेंटेंस को राइटर ने किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के ज़रिए मिक्स किया है, किस तरह से इसको क्राफ्ट किया है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस किस्म की चीज़ों को समझने लगते हैं तो आप के लिए क्रिएटिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज की तरफ जाना बड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग पैराग्राफ्स को देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग वेरी स्लो, बट आई एम गोइंग स्लो टू बी sure that you are paying attention to each and every word in your textbook. And believe me, if you know each and every word used in your textbook, and in your textbooks which you have read earlier, which you have studied earlier, you will not find any problem to understand ऑर्डनरी इंग्लिश। आपको जो ऑर्डनरी इंग्लिश है, स्पेशली मॉडर्न डे इंग्लिश है, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।